चलते हैं एक नए सेशन के साथ जो कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग है। और हम अपने फेवरेट टूल के साथ स्टार्ट करते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड के साथ। और चलते हैं हम लोग ये समझाने के लिए कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग क्या थी। हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग का कहाँ से सेटअप हुआ, कहाँ से आई और क्यों आई, और इसके बेनिफिट क्या क्या थे और इससे नुकसान क्या क्या थे। ठीक है, कॉन्स। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि 1700 से लेके 1800 के बीच पे इंडिया पे ब्रिटिश रूल चल रहा था। जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो यहाँ पे दो तरीके के ब्रिटिशर्स आए थे। यहाँ पे दो तरीके के ब्रिटिशर्स कौन कौन से थे? सबसे पहले तो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो दूसरे आए थे वो थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो दो कंपनीज अपनी इंडिया पे आई थी जो कि इन्होंने बात करी थी कि हम इंडिया को ग्रो करेंगे। पर्टिकुलर इन लोगों ने एक टॉपिक कहा था कि मैं इंडिया को अपने हिसाब से ग्रो करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ये लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि मेरे को अपने आप को ग्रो करना है। ठीक है, इंडिया को ग्रो नहीं करना है, मुझे अपने आप को ग्रो करना है। तो ये लोग जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे बिजनेस के टर्म पे अपनी। ठीक है, तो ये ऑन सेल्फ एंड ऑन सेल्फ की बात कर रहे थे ये लोग। ठीक है, वो सिर्फ चाह रहे थे कि हम अपने आप को ग्रो करें और उनको चाहिए थी फंडिंग। उनको चाहिए थी फंडिंग उनके पास थी नहीं। तो उन लोगों ने फंडिंग को लेने के लिए एक आइडिया सोचा। आइडिया क्या था उनका? उनका आइडिया सिंपल सा ये था कि वो सोच रहे थे कि हम ऐसा करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं। उन लोगों ने सोचा एक कंपनी बनाते हैं। उन्होंने एक कंपनी तैयार करी। ठीक है, अब उस कंपनी में तैयार करने के लिए उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे कुछ फंडिंग की ज़रूरत है। तो लोगों ने कहा कि अगर हम फंडिंग देंगे तो हमारा फ़ायदा क्या होगा, मतलब रिज़ल्ट क्या होगा। तो उन्होंने कहा रिज़ल्ट हमारा ये होगा कि हम आपको इसके बदले हिस्सेदारी देंगे। तो जो लोग थे वो तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि हमको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा और हमको कंपनी के शेयर्स मिलेंगे। तो पहले क्या होता था कि जो शेयर्स मिलते थे वो पेपर्स के टर्म्स में मिलते हैं। पहले जो मिलते थे वो पेपर के टर्म्स में मिलते थे। तो लोगों ने क्या कहा कि ठीक है हम देते हैं। उन्होंने लोगों से पैसे लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लोगों से काफ़ी अच्छा अमाउंट में पैसा लेते गए। और जब वो लोग पैसा लेते गए, जब उनके पास पैसे लेते गए तो उनके पास एक फंडिंग होगी। और फंडिंग बहुत ही लार्ज अमाउंट की फंडिंग थी। लार्ज अमाउंट की फंडिंग उनके पास क्रिएट हो गई। जब उनके पास लार्ज अमाउंट की फंडिंग क्रिएट हो गई
तो समझ लो उनका जो कैपिटल था ना वो हमेशा ग्रो होता गया। जो उनका कैपिटल था जब वो ग्रो होता गया तो उनको फायदा होने लगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब 400 ईयर्स हो गए उन लोगों को आए हुए, तो उन्होंने फिर एक नया काम डाला। उन्होंने कुछ मशीन्स लाई अपने देश से, ठीक है, और कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिश करवाई। कुछ यहाँ पे इस्टेब्लिश करवाई और यहीं के पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है, और इनको वर्क पे रखा। इनको वर्क पे रखा पर्सन्स को। और जब ये पर्सन्स वर्क करने लग गए तो इनके पास एक अच्छा सा अमाउंट आता था और ये लोग क्या करते थे, बाई करते थे और सेल करते थे। और जो पर्टिकुलर पर्सन्स की सैलरी बनती थी वो उनको पे करते थे। पर जो इनको फायदा होता था वो बहुत ही पॉजिटिव फायदा होता था, बहुत ही लार्ज अमाउंट में फायदा होता था उनको। इतना अमाउंट में फायदा होता था कि उनको बस ये लगता था कि कैसे कैसे हम अपने बिजनेस को और सेटल करते रहें। फिर क्या होता है कि उसमें राजाओं का काल था और किंग कहता था हमसे कोई भीख ना ले, मतलब कोई भी बोरो मत करे, ठीक है। मतलब किंग कहता था मेरे एरिया में कोई भी मनी की बोरोइंग ना करे। तो वो जब मना करता था कि मनी की कोई बोरोइंग ना करे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले इन्होंने डच को प्रमोट किया और बिजनेस के तौर पे लोगों से पैसे लिए, ठीक है। कुल मिला के इन्होंने हम लोगों के साथ चालाकी करी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग जो इंडिया में लोग थे वो इस स्कैम में फंस गए। जब इन लोगों को फायदा मिलता गया, इनको बहुत अच्छा फायदा होता था, इंडियंस को फायदा होता था, ठीक है, पर जितना मिलना चाहिए था उनको उस अमाउंट का नहीं होता था। अमाउंट का नहीं होता था। अगर कोई चीज में ब्रिटिशर्स को 100% का फायदा हो रहा है ना, तो वो सिर्फ 0.1% इंडियंस को देते थे अपने पूरे ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग्स में। तो लोग जब इनके जाल में फंसते चले गए तो लोगों को एक दिन समझ में आया कि काफ़ी समय हो गया है और हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। कंपनी आके हम लोगों से काम करा रही है, पैसे ले रही है, ह्यूज अमाउंट पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रही है, सब कुछ खरीद रही है और हमको नुकसान हो रहा है। और इस तरीके वो अपनी कंट्रीज को डेवलप करते गए। लगभग अभी तक के आंकड़ों में देखा जाए तो इंडिया से ब्रिटिशर्स इतना पैसा लूट के ले गए, इतना पैसा लूट के ले गए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 43 ट्रिलियन डॉलर रकम लूट के ले गए। 43 ट्रिलियन डॉलर की रकम लूट के ले गए।
और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा अमाउंट ये इंडिया से लूट के चले गए। और वो जानते थे कि इंडिया रिवेंज लेगा, वो जानते थे कि इंडिया रिवेंज लेगा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि इंडिया को पता चल गया है हमारी चालाकी क्या है। तो उन्होंने इंडिया के साथ इतना पैसा लूट के चले गए कि इंडिया आज भी उनसे 300 साल पीछे है। आज भी वहां पे जो काम हो रहा है वो यहाँ के काम से 300 साल आगे काम हो रहा है। आज भी देख लीजिए रुपए कितना कमजोर है, 1 रुपीज, ठीक है, वहां के 80 रुपीज, ठीक है। आठ सौ गुना पीछे है। तो उन लोगों ने हमारे पैसे को, रुपयों को इतना कमजोर कर दिया कि हम लोग चाह के भी उनसे बदला नहीं ले पाए अभी तक। तो जो सबसे बड़ा काम हुआ हम लोगों के साथ वो यही हुआ, स्कैम हुआ हमारे साथ। और स्कैम कैसा हुआ? ह्यूज, ताकि रिवेंज हम चाह के भी ना ले पाए। रिवेंज लेते लेते जिंदगी बीत जाए पर हम उनका रिवेंज ना ले पाए और वो ग्रो करते चले जाए और हम लोग अभी यहीं के यहीं हैं। तो ये थी हमारी कहानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ कैसा बिहेव किया, ठीक है। अब क्या होता है, इंडिया में भी सोचते हैं कि अब हम खुद का काम चालू करें। तो इंडिया में क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स जाने लग गए, जब ब्रिटिशर्स को अच्छा फायदा हो गया 43 ट्रिलियन डॉलर्स का, जब 43 ट्रिलियन डॉलर्स वो लेके जा चुके इंडिया से, तब क्या होता है कि 4 गुजराती आते हैं, ठीक है, और एक पारसी आता है, ठीक है। वो भी कैसा होता है पारसी? स्टॉक ब्रोकर होता है, ठीक है। एक पारसी आता है जो स्टॉक ब्रोकर होता है। वो क्या करता है, बॉम्बे में बनियान ट्रे, बनियान ट्रे के नीचे बोली लगवाता है। वो बनियान ट्री के नीचे बोली लगवाता है। और बोली कैसी लगाता है कि उसके पास पर्टिकुलर कुछ उसके पास पर्टिकुलर एसेट्स होते हैं, उनको बाय या सेल करवाता है, ठीक है। उसको बाय या सेल करवाता है। और 1800 तक तो इंडिया पे ब्रिटिशर्स रहे, ठीक है। उसके बाद 1875 को इंडिया में पहली बार ट्रेडिंग स्टार्ट हुई इस चीज़ की। और किस बात की ट्रेडिंग हो रही थी वहाँ पे? सबसे अच्छी बात थी कि हमारे इंडिया पे जो सबसे पहली ट्रेडिंग हुई वो ऑफलाइन ट्रेडिंग हुई थी। जैसे कि पेपर्स के थ्रू चलते थे, जैसा कि ब्रिटिशर्स करते थे इंडिया पे, ठीक है। पेपर्स के थ्रू इन लोगों ने स्टार्ट किया, ठीक है।
और उसमें जो स्टार्ट किया था वो लोग ने स्टॉक के बैंक्स जो स्टॉक होते थे, बैंक के स्टॉक्स बेचे, ठीक है। जैसे बोल सकते पीएनबी, एसबीआई, ठीक है, इनके स्टॉक्स बेचते थे वो लोग। उसके साथ कॉटन स्लैब होता था, कॉटन स्लैब की भी बोलियां लगती थी, तो वो क्या कर रहे थे कि कॉटन स्लैब की बोलियां लगवा रहे थे। और इस तरीके कंडक्ट होता है। उसी पेड़ के नीचे हमारा सबसे पुराना सेटअप, सबसे पुराना एक्सचेंज, जो हमारा सबसे पुराना एक्सचेंज था, है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, दैट इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है जानने के लिए, ठीक है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था वो काफ़ी पुराना अपना एक्सचेंज है, और वहीं पे ही पारसीज और गुजरातीज बोलियां लगवाया करते थे और अपना काम चालू करवाया करते थे। तो वहाँ पे जो फाउंड किया था ना इसको, वो प्रेमचंद रॉयचंद ने किया था। फाउंडर था प्रेमचंद रॉयचंद, ठीक है। और 1875 पे इन लोगों ने काम किया था। इसके साथ इसके टीम मेंबर भी थे, पर जो आइडिया था, आइडिया मेकर यही था, फाउंडर भी यही था, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग करवाई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो प्रेमचंद और रॉयचंद ने 1875 पे करवाई थी, ठीक है, ओके। और सबसे पहले तो ऑफलाइन ट्रेडिंग ही होती थी, उसके बाद इंडिया पे काफ़ी वर्क हुआ, सब कुछ हुआ, हालात देखे गए, सब कुछ देखा गया। तो होता क्या है कि 12 मार्च 1993 को जिस बिल्डिंग पे काम हो रहा था, बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे कार बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है। तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भगदड़ हो जाती है वहाँ पे 1993 पे। तो काफ़ी नुकसान होता है बिल्डिंग्स में, काफ़ी पेपर्स जल जाते हैं, काफ़ी स्टॉक्स जल जाते हैं लोगों के, जिससे भारी भरकम नुकसान होता है लोगों का भी, और अपने एक्सचेंजेस का, ब्रोकर्स का, सबका पैसा वहाँ पे खराब होता है। उससे बचने के लिए इंडिया पे क्या किया गया, सबसे अच्छा कदम उठाया गया कि उसको इंडिया में इंटरनेट के थ्रू ऑफ इंटरनेट स्टार्ट किया गया। अब इंटरनेट के द्वारा जब स्टार्ट किया गया तो भारत में एक नया कंपार्टमेंट आया, नया एक्सचेंज आया, और जिसका नाम था NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया, उसने क्या किया, 1 अप्रैल को एक अप्रैल 2000 को अपना जो भी स्टॉक्स था वो इंटरनेट के थ्रू बाय या सेल
करने के लिए लोगों को फैसिलिटीज़ दी। ठीक है, तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, NSE एक ऐसा पार्ट है इंडिया का जो इस समय सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें 50 ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब भारत की 50 ऐसी कंपनियां जिनके पास बहुत पैसा है, वो सारी कंपनीज NSE में लिस्टेड होती हैं। लाइक एग्जांपल टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, होंडा, लार्सन एंड टेक्नोलॉजी, L&T, ठीक है। उसके बाद ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लिस्टेड जो कि इंडिया पे है, और ये हमारे इंडिया पे हैं। ठीक है, अब इनके कुछ पार्ट्स होते हैं। इनके कुछ पार्ट होते हैं। देखिए, NSE, BSE, ठीक है। अब NSE में कुछ पार्ट्स हैं जो कि 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, एक है पहला निफ्टी 50। इसमें 50 भारत की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिनके पास बहुत पैसा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका बहुत है, उनमें ये सारी कंपनीज आती हैं निफ्टी 50 में। ठीक है, शॉर्ट में इतना समझिए। ठीक है, उसके बाद आती है बैंक निफ्टी। इसमें भारत की 15 से लेके 20 ऐसी बैंकें हैं जो बहुत ज़्यादा कैपिटल रखती हैं और बहुत अच्छी बैंक्स हैं। उनका सारा पार्ट बैंक निफ्टी में होता है और ये ही बैंक निफ्टी उसको संभालती है। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट होता है इनका, वो होता है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ऐसी निफ्टी होती है जिसके पास मीडियम कैपिटल की इनकम होती है। मतलब ये समझ लीजिए जिनके पास भी 20,000 से करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक की कैपिटल होती है, वो सारी मिड कैप निफ्टी में होती है। ठीक है, तो ये सारी मीडियम कैपिटल जो होती है कंपनीज के पास, उन कंपनीज को ये अपने पास रखती है। ठीक है, जो मीडियम कैटेगरीज की कंपनी है उनको ये अपने पास रखती है। तो निफ्टी 50 में 50 कंपनीज होती हैं, बैंक निफ्टी में बैंक को संभालता है, मिड कैप निफ्टी जो होता है वो मीडियम कैप कंपनीज को संभालता है। ठीक है, जो लास्ट में होती है वो होती है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्या होती है कि ये फाइनेंशियल्स जितनी भी कंपनीज होती हैं ये उनको संभालती है। जैसे कि समझ लीजिए फाइनेंस वाली कंपनीज, मुथूट फाइनेंस, कोटक फाइनेंस, अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आई है, न्यू लिस्टेड हुई है, और इस तरह करके जितनी भी HDFC फाइनेंस, HDB फाइनेंस, जितनी भी फाइनेंस वाली कंपनीज हैं ये उनको अपने आप में रखती है। ठीक है, ये सब स्टोर करती हैं कंपनीज को, जितनी भी चीज़ें हैं ये पार्ट, ये सब करती हैं कंपनी को स्टोर। ठीक है, तो ये सारी हमारी आती हैं NSE पे। अब BSE क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये रिलीज हुई थी 2000 पे और ये रिलीज हुई थी 1875 पे। ये न्यूएस्ट है और ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब जो आज भी इनके पास जो सबसे ज़्यादा पैसा है ना अभी तक BSE के पास, वो 46 लाख करोड़ रुपीस, मतलब कि $5.5 ट्रिलियन। इनके पास जो पैसा है वो लगभग $5.5 ट्रिलियन है।
और जो इंडियन कैपिटल है यूएसडी पे बताया ये आपको, और ये जो बताया इंडियन रुपीज़ में बताया, मतलब 46 लाख करोड़ रुपए हैं इस कंपनी के पास, इस एक्सचेंज के पास। और ये जो एक्सचेंज है काफ़ी पुराना है और इतना पैसा शायद ही किसी कंपनी के पास या एक्सचेंज के पास हो। एनएससी के पास भी इतना अच्छा पैसा नहीं है अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ओल्डेस्ट है और काफ़ी भरोसे लायक भी है, ठीक है। तो इसके पास क्या क्या था, इसके पास सबसे बड़ा जो है इंडेक्स वो सेंसेक्स है, ठीक है। ये इंडेक्स होते हैं जितने भी बताया आपको, ये सब इंडेक्स है, ये सब इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स मतलब जिसपे इंडिया वर्क कर रही है, जिसपे कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, या इंडाइसेस बोल सकते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है सेंसेक्स, दूसरा है सेंसेक्स 50, और जो तीसरा पार्ट है वो है बैंक एक्स। जो तीसरा इंडेक्स है वो है बैंक एक्स। सेंसेक्स क्या करता है, ये 50 कंपनीज को रखता है और ये 50 मीडियम कंपनीज को रखता है और ये बैंक की कंपनीज को रखता है, ये बैंक एक्स, इसलिए इसका नाम बैंक एक्स है, ठीक है। तो सेंसेक्स हो गया आपका, और आपका सेंसेक्स 50 हो गया और बैंक एक्स हो गया। तो ये जो हमारे सबसे ज़्यादा मेन इंडाइसेस थे, इंडेक्स थे, वो यही हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब ये तो हमारे हो गए सेंसेक्स के पार्ट। अब जैसे सेंसेक्स है तो सेंसेक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आती है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स आती है, टाटा मोटर्स आती है, कोटक महिंद्रा बैंक आती है, एनटीपीसी आती है, एक्सिस बैंक आती है, नेस्ले आती है, टाइटन आती है, इंडसइंड बैंक आती है, अल्ट्राटेक आती है, सन फार्मास्यूटिकल आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है। जैसे कि यही सब बड़ी कंपनी हैं जो भी आती हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस आती है, ठीक है, आईटीसी आ जाती है और जेएसडब्ल्यू स्टील आती है। ऐसे कई बड़ी कंपनीज है जो इस पे आती ही हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा बैंक एक्स है, बैंक एक्स जो होता है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बैंक एक्स है, तो यहाँ पे बैंक की कंपनीज आती होंगी, जैसे कि यस बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, फेडरल हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। तो ये सारी बैंक एक्स होती है और यही है कि जो हमारा पार्ट था इंडिया का। अब इंडिया की ट्रेडिंग बाहर भी होती है, तो इंडिया की जो ट्रेडिंग बाहर होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा इतना है कि वहाँ पे इंडिया के लोग नहीं कर पाते ट्रेडिंग, ठीक है। इंडिया के लोग वहाँ पे खरीद बेच नहीं सकते, इंडिया के लोग बाई सेल नहीं कर सकते, तो फिर कर कौन सकता है, तो करेगा कौन। तो फॉरेनर्स जो होते हैं उनके लिए वो पार्ट बनाया गया है, वो इंडेक्स बनाया गया है या एक्सचेंज बनाया गया है जो फॉरेनर्स के लिए एक्सचेंजर होता है, ठीक है। जो फॉरेनर के लिए एक्सचेंजर होता है उसका नाम पहले था SGX निफ्टी, अब जो उसका करंट नाम हो गया है वो गिफ्ट निफ्टी है। मतलब जैसे हम लोगों को स्टॉक्स दिखाई देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के, तो जो फाइज होते हैं, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये सब उन पे यहाँ से ही पैसे लगाते हैं और ट्रेड जो भी कर सकते हैं वो इसी के ही थ्रू कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बाहर का इंसान वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। और हम लोग कैसे टाइप के होते हैं, हम लोग होते हैं DII। अब हम लोग इंडिया के अंदर है तो इसलिए हम लोग डोमेस्टिक पार्ट इंडिया के, तो हम लोग होते कैसे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल
इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं। ट्रेडिंग ये समझ लीजिए, ट्रेडिंग की वजह से ही पूरी दुनिया जिंदा है, भारत की अर्थव्यवस्था जिंदा है। अगर ट्रेडिंग नहीं होगी तो इंडिया कभी ग्रो नहीं कर सकता, और इंडिया ग्रो नहीं करेगा तो फिर भारत की पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। और जो भारत पे इन्फ्लेशन हो रहा है, जो हर एवरी ईयर हो रहा है, तो उसको फिर हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे कभी। इसलिए ट्रेडिंग बहुत ज़रूरी है। और ट्रेडिंग को बिना सीखे समझे बिना तो कभी इसको शुरुआत ही नहीं करना चाहिए। आपको इस पे वर्क करना चाहिए, आपको इसको समझना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए, क्योंकि आप यहाँ पे विदाउट नॉलेज एकदम ज़ीरो हो, क्योंकि जो आप पैसा है इतने अच्छे से कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर वो आपके बचाने योग्य नहीं है जब तक आप अपनी स्किल पे काम ना करो। ऐसा नहीं है कि पैसा जाता नहीं है, पैसा जाता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो यहाँ पे रिस्क का मैनेजमेंट है वो मैनेज किया जा सकता है। मतलब अगर आप एक नए इंसान हो, न्यू बीस हो, तो रिस्क आप तब भी मैनेज कर सकते हो। रिस्क मैनेजेबल होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लॉस मैनेजेबल होता है, लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लॉस मैनेजेबल होता है, पर प्रॉफिट मैनेजेबल नहीं होता। प्रॉफिट अनमैनेजेबल होता है। अगर आपने अपनी स्किल को मास्टर कर लिया ना, तो ये इतना बड़ा गहरा कुआं है कि इससे ज़्यादा पैसा आप कहीं नहीं बटोर सकते। इम्पॉसिबल है इससे ज़्यादा पैसा नहीं बटोरना, लेकिन आपको अपनी स्किल को मास्टर करना होगा। विदाउट स्किल आप यहाँ पे ज़ीरो हो। और रिस्क को भी मैनेज किया जा सकता है, लॉस को भी मैनेज किया जा सकता है, पर प्रॉफिट अनमैनेजेबल होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। ठीक है, अब जब प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है तो कैसे होता है? ऐसा नहीं है, अगर ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली स्किल भी है ना, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली भी स्किल यही है। और अगर ये आप सीख लेते हो तो आप दुनिया पे कहीं पे भी हार नहीं सकते। आप घर में बैठ के कमा सकते हो, घर के बाहर बैठ के कमा सकते हो, आप घूमते हुए कमा सकते हो, आप सोते हुए कमा सकते हो, पर उसके लिए जो मेन पार्ट करना है वो आपको स्किल मजबूत करनी है। ठीक है, ये न्यूबीज के लिए। और जो पहले से ही मास्टर है, तो आप बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स को देख लीजिए। हर्षद मेहता, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, केडिया सर, राकेश झुनझुनवाला सर की वाइफ आरती झुनझुनवाला। इन सब के पास काफ़ी ह्यूज अमाउंट पे इन्वेस्टिंग रखी हुई है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना इनके पास पैसा है, इतनी बड़ी इनकी होल्डिंग है स्टॉक मार्केट पे, वो भी सिर्फ इंडिया पे। बाहर कितनी होगी ये आप तो जानते भी नहीं हो। तो इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्किल मजबूत करनी है। स्किल मजबूत तभी होगी जब आप नॉलेज गेन करोगे। नॉलेज तभी गेन होगी जब आप इसके लिए प्रॉपर स्टडी मतलब अपना क्राइटेरिया तैयार करोगे। विदाउट क्राइटेरिया आप इसमें गेन हो ही नहीं सकते। ठीक है ना।
तो इसलिए अपना क्राइटेरिया मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसको मजबूत किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी जो आपको मैंने बताया कि राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, इनके पास ना लगभग, आप यकीन नहीं करोगे, 15,000 करोड़, लगभग 15,000 करोड़ की कैपिटल है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट है। और सारा पैसा इन्होंने यहीं से बनाया है, ठीक है। विजय केडिया सर, ठीक है, आशीष कोचोलिया सर, ठीक है, बसंत माहेश्वरी, डॉली खन्ना, ये सब महारत्न हैं स्टॉक मार्केट के। इनफैक्ट इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये सारे जितने भी स्टॉक्स होते हैं ना, पीएसयू स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जो पब्लिक को दिया हुआ है, भारत को, पब्लिक जो भारत की पब्लिक है उनको जो स्टॉक्स दिए गए हैं, कंपनीज जो दी गई हैं, जैसे कि भारत की कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ठीक है, जैसे कि जीनस हो गया, ये मीटर बनाने का काम करती है, ठीक है, जीनस हो गया, आपका SJVN हो गया, ठीक है, सतलुज जन, ठीक है, विद्युत नगर निगम लिमिटेड, ठीक है, उसके बाद BSNL हो गया, ठीक है, NTPC हो गया, ठीक है, RVNL हो गया, ये रेलवे का स्टॉक है, ठीक है, IRFC हो गया, ठीक है, PNB हो गया, SBI हो गया, मतलब जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज के इंफ्रा हो गए, गवर्नमेंट कंपनीज के इलेक्ट्रिसिटी वाले हो गए स्टॉक्स, जितने भी पर्टिकुलर कंपनीज हैं उन सब के स्टॉक हैं। और ये सब सारा पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, इनकी होल्डिंग्स रहती है। इसलिए ये क्या करते हैं, एक्यूमुलेशन भी करते हैं मार्केट में और मैनिपुलेशंस भी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पार्ट, जो कि इससे रिलेटेड था कि स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या थी, स्टॉक मार्केट का पार्ट क्या था। बस आज के लिए इतना ही, बाकी आप देख सकते हो इसमें हमने पूरा एक अच्छी सी हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी है, जिसमें कि सब कुछ मैंने बताया हुआ है आपको। ये पूरी हिस्ट्री है स्टॉक मार्केट की, आप वीडियो होल्ड करके इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। यही है पूरी नॉलेज स्टॉक मार्केट की, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज की क्लास बस इतनी थी और इसको हम यहीं पे ओवर करते हैं। और बाकी आप देख सकते हो कैसा है मेरा क्लास और कैसे हैं इसके रिव्यूज़, आप देना चाहो तो दे सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं हमसे। बाय बाय गाइस, टेक केयर।